बिनती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा भी जोर जोर से बिलख कर रो पड़ी। चंद्र ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीखकर फिर रो पड़ी और फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश, तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर, जरा आप बहू के पास रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर खिड़की पर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ मत सोचो, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से कहा, देखो, बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन ज़रूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर हम बिना दूध की चाय पीने लगे। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना ज़रूर। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। हाँ बेटा। गाड़ी ने सीटी दे दी। इतने में पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकताएं बचपना मत करना मेरी बेटा, समझी। पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो, समझी मेरी बेटा, ध्यान रखना। सुधा बोली, पापा, तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना पापा। और पापा, बिनती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए हो। और हमें भी जल्दी बुला लेना पापा। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्द से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर, ये पुर्जा बिनती को दे देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो मुझे तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिककर रोने लगी। वो बार बार आंसू पोंछकर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पहुंचा उसे मालूम नहीं। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था। बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता। थोड़ी देर टहल लेता, थोड़ी देर होटल में बैठकर आ जाता, फिर वापस आकर सो जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ। ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी हैं। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पाख था,
पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दुधिया सफेद रोशनी कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसी चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी, धीरे धीरे उतर गई। उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में आता नहीं था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी की तह ने ढके हुए आषाढ़ के सूरज को और भी ज्यादा ढल लिया था। हवा में ठंडक आ गई थी। लगता था झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिन्ती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, दबदबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है विनती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई हैं। हम लोग कितना रोकते रहे कि उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने। और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना है शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी, वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी जैसे बीमार हो। रो रोकर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती। तुम अकेले कैसे रही होगी? चंदर ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू छलछलाए। बिनती रोती क्यों हूँ? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भली पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर सुर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़कर देखने आते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका सीमित रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हमें आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को क्यों जाने दिया तुमने? रोक लेती उन्हें। चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बिगड़ी और महाराज से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो तुम्हारे जलन के दिन रात आंसू बहाकर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे कि हम किसी के साथ भी निकाल दें।
बिन्ती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि ज़िंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा